तो भाई मिस्टर स्वेगर की स्टोरी अभी चल ही रही थी कि इन्होंने जब $2000 का अपना अकाउंट खोल लिया अपने भाई का और उसे खुद से मैनेज करने लगे, तो क्या हुआ ना, ये मिस्टर स्वेगर लिखते हैं कि भाई मैं था फंडामेंटल एनालिस्ट। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को फालतू की चीज समझता था। मैं सोचता था कि यार प्राइस वॉल्यूम देख के हम क्या ही डिसाइड कर पाएंगे, हम तो सिर्फ फंडामेंटल पे भरोसा करते थे। ऐसा इन्होंने बताया है। तो इन्होंने जब कॉटन पे, ये कॉटन के एनालिस्ट थे, कॉटन के एनालिस्ट थे, तो भाई इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है अपनी किताब में कि भाई हम थे प्योर फंडामेंटल एनालिस्ट। हम टेक्निकल एनालिसिस को ना इतनी महत्व देते थे और उसे शक की निगाहों से और देखते थे कि यार कैसे एक बंदा बिना फंडामेंटल पे ध्यान दिए, फंडामेंटल देखे बिना कैसे एक सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड कर सकता है प्रॉफिटेबली। तो ये साफ साफ लिखते हैं कि भाई हमारी ये बाद में हमें महसूस हुआ कि हमारी गलती थी, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आप मार्केट में टाइमिंग कर सकते हो, अपनी एंट्री की टाइमिंग बड़ी बेहतरीन लगा सकते हो कि उस वक्त प्राइस कहाँ चल रहा है। मार्केट का फंडामेंटल डाटा अपने आप में अलग चीज है, पर यहाँ पर मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किसी का भी जब हम प्राइस शेयर बाजार में चलता है भाई, वो फंडामेंटल बेसिस पर नहीं चलता है। वो उसके अलग सेंटिमेंट है, उसके अलग प्राइस वॉल्यूम के बेसिस पे चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी चलता है। तो मतलब यहाँ की दुनिया और फंडामेंटल की दुनिया सच में अलग है। तो इसे आप या तो हाइब्रिड मान लो या प्योर टेक्निकल मान लो। तो और भाई यहाँ मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक प्योर टेक्निकल ट्रेडर हूँ। फंडामेंटल के बारे में ना मैं कुछ जानता, ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है फंडामेंटल जानने में कि कहाँ पर कितना तेल खत्म हो गया, ये सब कहाँ पर कितनी सप्लाई डिमांड। देखो सबसे बड़ी चीज, एक तो ना वो फंडामेंटल्स मार्केट के जब चेंज होंगे, ना तो अपने पास इतनी पहुंच है, ना अपने पास इतने संसाधन है कि मैं उस चीज को पता कर पाऊंगा कि अमेरिका के उस तेल के कुएं से कितना बैरल तेल निकला। नहीं कर सकते हो भाई हम। बाकी जो करते हैं वो करते हैं। मैं तो सिर्फ प्राइस देखता हूँ और प्राइस के बेसिस ट्रेड लेता हूँ, ओनली प्राइस, क्योंकि फॉरेक्स में वॉल्यूम पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो ये तो मेरी स्टोरी है। ऐसा ये बिल्कुल अपोजिट थे, ये फंडामेंटल्स थे। तो इन्होंने क्या किया ना, फिर उस वक्त ये कॉटन में ट्रेड करते थे, कॉटन के ही एनालिस्ट थे ये, और इन्होंने कॉटन पे देखा कि यार उस वक्त ऐसा सिस्टम था। तो इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कॉटन के प्राइस पे सरकार का बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होता था कि कभी सब्सिडी दे दी या उसका प्राइस ब्लॉक कर दिया कि अभी इससे ज्यादा नहीं बिकेगा, ये इससे ज्यादा कम, मतलब कि वो फ्री मार्केट नहीं था। तो इन्होंने लिखा है कि भाई साल 1953 के आसपास की बात है, 1953 से और अब तक, यानी कि जब ये किताब लिखी गई सन 1980 के आसपास तक, सिर्फ 2 सीजन में मार्केट में फ्री ट्रेड हुआ है। तो अब यहां पर 2 टर्म निकल के आए भाई, सीजन और फ्री ट्रेड। भाई सीजन का मतलब होता है कि जितने भी कमोडिटी ट्रेडर्स होंगे वो सीजनली ट्रेड करते हैं। सीजनली ट्रेड करने का मतलब यह है कि जैसे आप क्रूड ऑयल देख लो, या फिर कोई भी कमोडिटी ऐसी हो जैसे कि जो कंज्यूमेबल हो, जैसे कि कॉटन है, चना है, या चीनी है, शुगर है, इस तरह की चीजों का जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि सर्दियों में जब शुगर मिल चलेंगे तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो शुगर के रेट कम हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड तो उतनी ही है। और ऐसे ही जब शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी गर्मियों में, डिमांड उतनी है, सप्लाई बंद हो गई तो रेट बढ़ जाएंगे। तो ये होती है सीजनैलिटी। ऐसे ही कॉटन में, ऐसे ही क्रूड में, सारी कमोडिटी में देखने को मिलेगी। तो इन्होंने लिखा है कि भाई उस वक्त सिर्फ 2 सीजन ऐसे आए थे जब फ्री मार्केट में फ्री ट्रेड हुआ था। फ्री ट्रेड का मतलब है कि मार्केट का प्राइस डिपेंड बिल्कुल सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर चला था, ना कि किसी सरकार के हस्तक्षेप से। हाँ, तो ये लिखते हैं कि भाई उस वक्त जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मार्केट में कॉटन का प्राइस 25 सेंट पर पाउंड के आसपास चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्राइस वापस 30 प्लस, यानी कि 32-33 सेंट पर पाउंड जाएगा। इसे अगर हम आसान कर सकते हैं यार, 32 रुपए किलो, मजा नहीं आने का, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो 32 सेंट पर पाउंड, यार सेंट है करेंसी और पाउंड है किलो, किलो वाली, पाउंड का मतलब है वजन। तो इसे कंफ्यूज ना हो जाए कि सेंट और पाउंड क्या है। सेंट का मतलब वहां पे रुपए, रुपए की तरह समझो, और पाउंड का मतलब यहाँ पे किलो की तरह समझो। जैसे कि यहाँ पे 25 रुपए किलो चीनी चल रही हो ऐसे, तो उस वक्त वहां 25 सेंट पर पाउंड कॉटन का रेट चल रहा था, और इन्हें लगता था कि 32-33 सेंट पर पाउंड जाएगा और वहां से टॉप बना के वापस गिरेगा। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने ट्रेड लिया बाय का, और इन्होंने ट्रेड लिया बाय का, और ये प्राइस 28 चला गया कुछ ही हफ्तों बाद, और एक हफ्ते के अंदर 28 से 31-32 सेंट पर पाउंड चला गया। तो इनका हो गया प्रॉफिट बढ़िया। तो इन्होंने क्या करा, 32 पाउंड से वापस देखा कि गिरना शुरू हो गया, वापस आ गया 29 पाउंड, 29 सेंट पर पाउंड।
तो इनका जब एनालिसिस अपना दिख रहा है कि यार मेरा व्यू एकदम सही जा रहा है, 25 से मेरा 32 गया, 32 से 29 आ रहा है, तो कोई भी आदमी सोचेगा यार सही है, ठीक। तो उन्होंने वहां पे सेल कर दिया अपने अकाउंट का पूरा, जितना उनके अकाउंट में आ सकता था उतने का पूरी सेल पोजीशन बना ली। अब वो उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट वहां से रिबाउंस लिया 29 सेंट से, और फिर वो रुका ही नहीं। फिर ये लिखते हैं कि भाई फिर मार्केट साल के अंत तक आते आते मार्केट का रेट हो गया था 99 सेंट पर पाउंड। यानी कि इसे ऐसा समझो, जो चीज इन्होंने 32 पे बेची थी और वापस फिर 29 गिर चली गई थी, 29 पे बेचने के बाद वो और नीचे जाती, इनका मानना था और नीचे जाएगी, अब वो 29 वाली चीज 99 हो गई है। तो इन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ। पर ये उनका ये $2000 का अकाउंट पूरा वाइप आउट हो गया। अब वाइप आउट होने का मतलब है कि भाई जब तुम्हारे अकाउंट पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, तो इन्हें पूरा $2000 का लॉस हो गया, अकाउंट वाइप आउट हो गया, जो कि इनके साथ फिर कई बार हुआ। इन्होंने लिखा है कि इस तरह के अकाउंट मैंने, मेरे पास उस टाइम ज्यादा पैसे होते नहीं थे, मैंने 2-2 हजार के अकाउंट ही खोले और मेरे कई सारे अकाउंट वाइप आउट हुए। और फिर मैं एक ट्रेडर से मिला, मिस्टर स्टीव, जो इनकी कंपनी में ही, इनकी फर्म में ही एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आए। तो भाई ये लिखते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को कोई महत्व नहीं देता था। तो हमें सीखना है भाई टेक्निकल एनालिसिस। अब क्या सीखना है, अब तो सभी सीख चुके। तो हमें ये ध्यान देना है भाई, प्राइस, वॉल्यूम और मार्केट सेंटीमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप मार्केट में जब भी एंट्री करो पहले उसके टेक्निकल्स देख लो, भले ही कितने भी अच्छे फंडामेंटल। ठीक, अब सेकंड पॉइंट, तो ये लिखते हैं कि भाई जब मिस्टर स्टीव आए हमारी कंपनी में एज ए टेक्निकल एनालिसिस बनकर, टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं भाई, टेक्निकल एंट्री पर ध्यान देते हैं कि टेक्निकलिटी इसकी तुम्हें क्या कह रही है, मतलब फंडामेंटल अलग चीज है, फंडामेंटल ये थे ही मिस्टर सोएगर। टेक्निकल वालों ने इन्हें सिखाया कि भाई तुम मार्केट में एंट्री कैसे करो, अपनी प्राइस क्या रखो। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मैंने जब टेक्निकल एनालिसिस भी लगाना शुरू कर दिया, उसके साथ मैंने एक चीज और सोची कि यार एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा एक ही ट्रेड मेरे अकाउंट को वाइप आउट कर जा रहा है। तो आप पकड़ रहे हो ये पॉइंट कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो बहुत अच्छी, 10 दिन 15 दिन आपका अकाउंट सही प्रॉफिट बन रहा है, कभी बन रहा है कभी घट रहा है, पर सिर्फ एक ट्रेड आपके अकाउंट को आधा कर दे रहा है। यानी 50% आपका अकाउंट हो गया है सिर्फ एक ट्रेड के, एक लॉस से, एक ट्रेड के लॉस से। क्यों भाई, ये कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है। तो इन्होंने भी लिखा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज मुझे पता ही नहीं थी, अगर पता भी थी तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं गलत ट्रेड थोड़ा ही लूंगा, अगर कोई ट्रेड गलत होने वाला तो मैं उसमें घुसूंगा ही क्यों, साफ बात है। अब यार मेरे पास सिक्का तो कोई अभी यहाँ है नहीं, पर अगर मैं तुम्हें सिक्का उछाल के बताऊं कि एक सिक्का है, यार एक सिक्का लाना चाहिए मुझे, वो रहा, ये एक सिक्का है हेड और टेल, हेड और टेल। अब मार्केट में भी आपके ट्रेड्स बिल्कुल रैंडम ऐसे ही हैं, ट्रेड का आउटपुट जैसे इसका सिक्के का आउटपुट, प्रॉफिट और लॉस। अब क्या है ना, लोग सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लिया, मैंने चार्ट पैटर्न लगा लिया, मैंने इसका सब चेक कर लिया, अब मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ, बिल्कुल टाइमिंग के साथ एंट्री ले रहा हूँ, तो क्या अब भी इसमें लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। मार्केट सच में रैंडम है, बस आप अपने ट्रेड को थोड़ा देख दाख के लोगे अगर, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ अब आपके 10 में से 6 या 7 चांस है इसके प्रॉफिट होने के, यानी कि 70% चांस है इसके प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने की, इस वाले ट्रेड की जिसमें भी तुम हो। तो ऐसे ही अगर मानने की बात है, मैं हेड लेके उछालता हूं, इसे हेड है मेरा, हेड मेरी जीत है, ठीक है, मैं इसे उछालता हूं अभी, ठीक, मुझे नहीं पता क्या आया। अब हमने क्या कहा था, अगर हेड आए तो मेरी जीत है, टेल आए तो लॉस है, और ये तो मेरा हो गया, मेरा ओपिनियन होगा हेड और टेल। पर मैं इस वाली शर्त पे, इस वाली बेट पे अपना कितना स्टेक लगा रहा हूं। मान लो मेरा $1,00,000 का, $1,00,000 का अकाउंट था, तो भाई मैं इस वाली बेट पे कितने का लगाऊं? क्या 50,000 लगा दूं? मेरा अकाउंट या तो खत्म हो जाएगा या मेरा अकाउंट 1.5 गुना हो जाएगा। नहीं, इस बेट पे मैं अपने लगाऊंगा भाई $1,000। अगर हेड आया तो मेरे 1,000 के 2,000 हो जाएंगे, और अगर टेल आए तो मेरे 1,000 खत्म। ठीक है, देखो भाई क्या आया, क्या आया, टेल आया, खत्म 1,000, कोई बात नहीं, अब 99 चांस हो रहे हैं अभी अपने पास, फिर करते हैं, फिर वही 1,000 का स्टेक, देखो क्या आया, अब हेड आ गया, समझे। तो भाई सच में रैंडम है, रैंडम थ्योरी यही है कि आपको ट्रेड का आउटपुट नहीं पता है, और इस किताब को मैंने पहले भी पढ़ी है। इस किताब में आगे जाके जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने यही कहा है कि भाई अपना रिस्क मैनेजमेंट करके काम करियो, हर ट्रेड को अपने गलत मान के काम करियो। ठीक है, तो मिस्टर
स्वेगर ने क्या किया ना, फिर उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल इन दोनों का मिश्रण कर लिया। मिश्रण का क्या मतलब है कि एक जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जो फंडामेंटल आपका व्यू है, उसमें अपनी टेक्निकल एंट्रीज लगानी शुरू कर दी और साथ में रिस्क मैनेजमेंट लगाना शुरू कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट ये कि मेरा अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा अकाउंट साला आधा नहीं होने का, मेरा अकाउंट साफ भी नहीं होने का। मेरे अकाउंट का अगर 2, 5, 10% चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, फिर आगे और मौके मिलेंगे। तो इन्होंने ये साफ साफ बताया कि भाई मैंने फिर भी काफी ट्रेड्स गलत किए, पर मुझे जो समझ आई ना, और मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरा अकाउंट फिर वाइप आउट नहीं हुआ। ठीक, इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने फिर एक ट्रेड लगाया जापानी येन में, तो अब रिस्क कंट्रोल भी हो गया, टेक्निकल एनालिसिस भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। फंडामेंटल एनालिसिस ये थे ही, तो टेक्निकल फंडामेंटल के साथ रिस्क मैनेजमेंट। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने फिर ट्रेडिंग की जर्नी मेरी वहां से प्रॉफिटेबल होनी स्टार्ट तो हो गई, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक ट्रेड में हार के अपना सारा अकाउंट नहीं लॉस करता था। तो इन्होंने क्या कहा, भाई मैंने एक जापानी येन का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, जिसमें 3 लोट मैंने लिए बाई साइड में, और 15 पिप का मेरा 15 पिप यानी 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और वहां से मैंने बाई एंट्री ले ली। मुझे लगता था बस अब इसने बॉटम बना दिया, और मैंने बड़ी टाइमिंग के साथ एंट्री ली, और भाई वो मेरा लक था कि वो 15 पिप का स्टॉप लॉस ही मुझे काफी प्रॉफिट दे गया। और बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार मैंने ज्यादा बड़े ट्रेड लेने के लिए अपना साइज अकाउंट उसका स्टॉप लॉस का साइज छोटा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं अपने स्टॉप लॉस को इनफ रूम देना चाहिए कि भाई वो अगर भाई मानने की बात है पुल बैक, अगर भाई ऐसे नहीं चलता ना प्राइस, अगर ऐसे गिर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं जाने का, गिरता ऐसे ही है। जब यहाँ पे करेक्शन आता है तो बिल्कुल स्टीप एकदम सीधा गिरेगा, मतलब बहुत जल्दी गिर जाएगा। पर अगर यहाँ करेक्शन के बाद मार्केट बॉटम बनाने के बाद अब बढ़ रहा है, तो मार्केट ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो चलेगा फिर वापिस शायद यहीं आ जाए, डबल बॉटम बना के फिर चले, पर चलता हुआ ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को इतना स्पेस दो, इतनी जगह होनी चाहिए आपके स्टॉप लॉस में कि वो मार्केट अगर आए भी नीचे, वैसे ही घूमता घूमता आ भी गया करेक्शन देने के लिए, तो भी आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। पता